फूड सिस्टम ओवरऑल वो बहुत इंपॉर्टेंट हार रखता है, क्योंकि उसके बेस पे आपकी जो फूड है उसका बनना, उसका प्रोडक्ट का बनना और वो मैटर कर रहा होता है। इसके अलावा हम बात करें फूड पैकेजिंग की, तो फूड पैकेजिंग जो है उसके चंद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जिसमें जो है आपकी जो फूड है उसको डैमेज होने से बचाना, उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करना, उसको कंटेमिनेशन से बचाना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें आपके जो भी प्रोडक्ट बन रही है जो कंज्यूमर तक जानी है वो एक तो शेप्स वगैरह में डैमेज ना हो, उसके अलावा उसमें कोई कंटेमिनेशन ना हो। इसके अलावा हम जो स्मार्ट पैकेजिंग की तरफ इस वक्त जा रहे हैं ये बहुत मेन फोकस में आ रहा है, और जो हमारे प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं फूड पैकेजिंग के लिए वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, वो हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट ना करे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमारे पास हम कोशिश कर रहे होते हैं कि न्यू से न्यू प्रोडक्ट बने, क्योंकि अगर सेम ही प्रोडक्ट तमाम कंपनीज फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बना रही होंगी तो उसकी सेल जो है वो कम हो जाएगी, उसकी डिमांड बहुत कम रह जाएगी। इस तरह जो इनोवेशन लाके ताकि हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा सेल हो और न्यू फ्लेवर्स और न्यू टेस्ट एंड टेक्सचर्स के अलावा हम जो है न्यूट्रिशन पे भी फोकस करें कि न्यूली हम चीज़ को चेंज करके प्रोड्यूस करें कि उसमें न्यूट्रिशन वाइज इसमें विटामिन डी और ए है, कहीं ई है और कहीं विटामिन सी की एडिशन हो रही है। इस तरह करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं जो हमारे कंज्यूमर की जो डिमांड्स हैं उसको मैच कर सके। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है इसमें न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन और हेल्थ का हमें पता है कि हमारे पास जो भी फूड होगी उसका फूड का और हेल्थ का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इसमें जो भी हम फंक्शनल फूड्स हैं, फोर्टिफाइड यूज़ हैं, वो भी डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेल न्यूट्रिशन वगैरह हो रही है उसको भी हम अपने मद्देनज़र रख रहे हैं कि किस तरह हमने इनको फोकस करके अपने जो प्रोडक्ट है वो इनके मुताबिक बना सकें। इसके बाद हमारे पास स्कोप के बाद आ जाते हैं कंपोनेंट्स। इस फूड में कौन कौन से होते हैं, तो हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें तमाम कंपोनेंट्स ऑफ फूड आ जाते हैं। दैट आर न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर and fiber that are necessary for growth, for energy and for proper body functioning। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स है एनर्जी का। इसके अलावा ये हमें जो है ज़्यादातर व्हीट, राइस और शुगर फ्रूट्स वगैरह में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है उसमें हम बात कर लेते हैं। ग्लूकोज वगैरह, फ्रुक्टोज होता है, शुगर्स जिन्हें हम कहते हैं, स्टार्च हो गया और फाइबर। इसका मेन काम तो ये था कि हमें इमीडिएट एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन आ जाती है। प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें ये हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है उसमें और जो टिश्यूज हैं उनकी रिपेयरिंग में भी हेल्प कर रही होती है। इसके अलावा जो हमारे मसल्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होती हैं। ज़्यादातर हमें ये पोल्ट्री वगैरह के प्रोडक्ट्स, मीट, एग हो गया, मिल्क और इसके अलावा पल्सेस में हमें ये मौजूद होती हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें फैट्स एंड ऑयल्स की, तो फैट्स एंड ऑयल्स की में हमें पता है ये भी कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं। तो बटर, ऑयल एंड नट्स वगैरह में मौजूद होती हैं। सैचुरेटेड फॉर्म भी होती है फैट्स की, अनसैचुरेटेड फॉर्म भी होती है। अगर हम इनकी फंक्शनिंग की बात करें तो ये इंसुलेशन में और वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन में काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वाइटामिन की, तो वाइटामिन में हमारे पास ज़ाहिर बात है ये एक तो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है और ये बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता होता है। इसमें हमारे पास जो वाइटामिन हैं वो दो तरह के होते हैं, फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल। फैट सोलुबल में हमारे पास आ जाते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, जबकि वाटर सोलुबल जो वाइटामिन होते हैं वो बी एंड सी हैं। ये ज़्यादातर इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं और ओवरऑल हेल्थ में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद बात आ जाती है मिनरल्स की। ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इनमें हमारे पास जो भी कैल्शियम, मेटल, आयरन हो गए, पोटाशियम हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं मिनरल्स में आती हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और मैक्रो में भी आते हैं, और ये ज़्यादातर हमें वेजिटेबल्स वगैरह से मिलते हैं और फ्रूट से। ये डिफरेंट काम होता है कि जैसे कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी है तो आयरन हमारे ब्लड के लिए ज़रूरी है, तो इस तरह डिफरेंट बोन, ब्लड एंड बॉडी फंक्शनिंग के लिए ये ज़रूरी होते हैं मिनरल्स। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वाटर। वाटर भी हमारे लिए सबको पता है कि ये एसेंशियल है लाइफ के लिए। ये हमारी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इसी से मिलकर बना होता है, या यही जो है वो वर्क कर रहा होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी हमें पता है क्योंकि ये डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी हेल्प करता है, टेम्परेचर कंट्रोल भी करता है। जिस तरह आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सेटिंग के थ्रू आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर लिया जाता है। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास रह जाता है कंपोनेंट वो है डाइटरी फाइबर। ये डाइजेस्टेबल पार्ट होता है फूड का, ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह होल ग्रेन्स में होता है। ये हेल्प करता है डाइजेशन वगैरह में भी और कॉन्स्टिपेशन वगैरह से भी बचाता है। इसके जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन है उसका ये लास्ट टॉपिक है। इमर्जिंग ट्रेंड्स इसमें आ जाती हैं, जिसमें फंक्शनल फूड है, ऑर्गेनिक फूड्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी इन फूड्स एंड फूड सस्टेनेबिलिटी है। जस्ट मैंने जितना शॉर्ट हो सके मैंने उसी को
नोट किया है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फंक्शनल फूड की बात की जाए तो दैट प्रोवाइड्स द हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड द बेसिक न्यूट्रिएंट्स, और ये हेल्प करता है डिजीज़ प्रिवेंशन में और ओवरऑल जितनी भी वेलनेस है उसमें। इसमें आपके पास प्रोबायोटिक्स आ जाते हैं और प्रीबायोटिक्स भी आ जाते हैं। प्रोबायोटिक में हमारे पास योगर्ट है जो गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा हम फोर्टिफाइड सीरियल्स भी आ जाते हैं जिसमें मिनरल्स और वाइटामिन की एडिशन होती है। और इसके अलावा जो है ये हमारी जो हेल्थ कॉन्शियस जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग है। फंक्शनल फूड्स के बाद हम ऑर्गेनिक फूड्स को देख लेते हैं। ऑर्गेनिक फूड्स वही जो होती हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट होती हैं, जो विदाउट सिंथेटिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स या जीएमओस वगैरह उसमें यूज़ नहीं किए जाते। ये नेचुरल फार्मिंग के प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रही होती हैं। एक तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, उसके अलावा जो इंसान की हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि ये केमिकल फ्री होते हैं। इसमें अगर फ्रूट वेजिटेबल होगी, डेयरी ग्रेन्स वगैरह जो भी ग्रो करा रहे हैं वो ऑर्गेनिकली विदाउट एनी फर्टिलाइज़र आप कर सकते हैं। और आजकल इसकी ज़्यादा डिमांड इस वजह से हो रही है क्योंकि जो भी फर्टिलाइजर से प्रोड्यूस की जा रही प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं और माल न्यूट्रिशन वगैरह भी क्रिएट हो रही हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन फूड की। तो बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन, यानी कि हम जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसके ज़रिए हम अपने जो फूड की प्रोडक्शन उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ जाती हैं जीएम्स। इसके अलावा हम एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ आ जाती हैं, यानी कि हम कोई भी चीज़ जो है वो उसको न्यूट्रिशनल लेवल पे जाके इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा शेल्फ लाइफ का इम्प्रूव करना और पेस्ट से बचाना वगैरह वो बायोटेक में आ जाता है। इसमें हमारे पास अगर हम फूड की या किसी चीज़ की एग्जांपल लें तो हमारे पास गोल्डन राइस है जिसमें हम विटामिन ए को इंक्रीज़ कर रहे हैं एड अप करके, और ये क्या करते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हम लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें फूड सस्टेनेबिलिटी है। फूड सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसिंग द फूड वाइल प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि आप जो भी फूड बना रहे हैं वो आपके एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे उस पर। और फोकस करना है ऑन लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज इसकी कंजर्वेशन की। इसका मतलब यह है कि आप जो भी फूड बना रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो इतनी अमाउंट हो जितनी रिक्वायर्ड है, ज़्यादा एक्सेस में ना हो जो बाद में जाके आपके कुछ टाइम बाद कुछ ईयर्स के बाद जो है वो प्रोडक्ट जो आपके कम होना स्टार्ट हो जाए और वो फिर आपको सही तरीके से रिक्वायर्ड अमाउंट ना मिल सके। इस तरह इसमें हमारे पास ज़्यादातर जो की फैक्टर जो की पॉइंट्स है हमारे पास उसको हम अगर फोकस करें तो ये बहुत अच्छे तरीके से कवर अप हो सकता है, जिसमें हमारे पास रिड्यूसिंग फूड वेस्ट हो गया कि हम फूड वेस्ट को कंट्रोल करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो हमारे पास, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर का काम हो रहा है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। इसके अलावा जो भी वाटर और एनर्जी यूज़ किया जा रहा है वो एफिशिएंट वे में किया जाए ताकि आगे नेक्स्ट जनरेशन को इसका कोई मसला ना आए। जिस तरह कि हम आमतौर पर एग्जाम्पल में हम यूज़ कर रहे होते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करिए कुछ सालों बाद ख़त्म हो जाएगा, इसी तरह फूड के लिहाज से भी कहा जाता है कि आप उतना ही उसको करें कि वो अगली नस्लों में भी मज़ीद जो है ना उसकी कमी ना आए, वो बढ़ सके। इसमें हमारे पास फर्टिलाइज़र्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, वो ज़मीन जो है बंजर हो जाती है तो उसकी वजह से भी फूड की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ये डिफरेंट इसमें फिर एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो आपकी जो भी फूड है सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो उसमें हम उसकी बात करते हैं कि वो रिड्यूस करना है हमने उसकी फूड वेस्ट को, और लॉन्ग टर्म रिसोर्स कंजर्वेशन की होनी चाहिए। इसके अलावा हेल्दी होना चाहिए, लोकली अवेलेबल होना चाहिए, इजी टू एक्सेस हो और फेयर हो। इसके अलावा जो है आपके क्लाइमेट फ्रेंडली फूड सिस्टम होना चाहिए। इसी में यही सारी चीज़ें जो है ये क्लाइमेट फ्रेंडली फूड में आ जाती हैं। और इंश्योर द फूड अवेलेबिलिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये जस्ट एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कमेंट्स में। इसके से रिलेटेड कुछ मज़ीद डिटेल्स या कोई टॉपिक जिसका जो आप जिसकी प्रेजेंटेशन चाहते हो वो भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा जो आप टॉपिक कहेंगे उस पर मैं प्रेजेंट भी कर दूँगी। आपको कोई और इसके असाइनमेंट्स या कुछ डाटा चाहिए हो तो आप ईज़िली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करें, इंशाअल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी और आपकी जो भी रिक्वायर्ड डिमांड्स होंगी उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स।